नेशनल दुनिया, देश का अखबार सबसे तेज रफ्तार। आज हमारे बीच में भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष और वर्तमान में गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं नेशनल दुनिया में। जनरल साहब, वर्तमान की परिस्थितियों से जो स्थितियां चल रही हैं, जहां पर दोहरे संकट से पूरा देश गुजर रहा है, कोरोना काल में सबसे पहले मैं कोरोना जो सिचुएशन है उसमें गाजियाबाद के लिए जिस प्रकार से वहां पर केसों की वृद्धि हो रही है, आज लगभग 870 से अधिक केसेस गाजियाबाद में हो चुके हैं। उसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से इस चुनौती को हैंडल किया जाएगा, और जिस गति से जैसे दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एनसीआर का रीजन है उसमें काफी वोलेटाइल सिचुएशन है, तो उसके लिए आपकी पार्लियामेंट में और आपके इस क्षेत्र में सरकार की क्या तैयारियां हैं? शैलेंद्र जी, जहां तक गाजियाबाद का सवाल है, जब तक लॉकडाउन रहा बहुत सख्ती के साथ प्रशासन ने और बाकी हम सब लोगों ने उसको अच्छी तरह से फॉलो अप कराया। जब से थोड़ी ढील दी गई तो एकदम ऐसा लगा कि लोग बाग जो है अब स्वच्छंद होकर विचरण करना चाहते हैं, और इसमें वो लोग भूल गए कि जो निर्देश है, मास्क लगाना, व्यक्तिगत फासला बनाना, वो भी उसके ऊपर चलना है। ज्यादातर केस लॉकडाउन के बाद या तो वो दिल्ली से संक्रमित होकर आते हैं या दिल्ली में इलाज के लिए जाते हैं, वहां से फिर संक्रमण लेकर आते हैं, और उसके बाद वो पूरे जहां पर वो रहते हैं वहां पर फैलने लगता है। कल हमारे यहाँ 65 केस थे एक्टिव, और पिछले 10 दिन के अंदर मैं देख रहा हूं 20, 25, 30, या नोएडा चले गए, वहां से बीमार होकर आ गए। तो एक नुकसान जो हुआ है वो लॉकडाउन के खुलने के बाद हुआ है। दूसरी चीज एक और क्या हुई है कि क्योंकि अब इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो हमने टेस्टिंग के लिए ज्यादा सैंपलिंग करनी शुरू कर दी। आज की तारीख में 400 से 500 टेस्टिंग रोज होती है, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन टेस्टिंग में वो पॉजिटिव पाया जाता है, और उसके बाद फिर उनका दूसरा टेस्ट होगा, तब जाकर उनको छोड़ा जाएगा। तो ये मुझे लगता है अनुपात और बढ़ेगा, और इसके अंदर जितनी हम टेस्टिंग करेंगे एक तरह से अच्छा भी है। और सिर्फ एक चीज की जो मैं देख रहा हूं कि जो आगे अगर संख्या बढ़ती है जिसमें हमें दिक्कत होगी, आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में जाना है। तो अगर संख्या ज्यादा होगी तो आपको बेड्स की दिक्कत आएगी। अभी तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि जो असिम्प्टोमेटिक केसेस है, ज्यादा कुछ उनका दिखाई नहीं दे रहा, क्या उनको घर में रखकर उनका इलाज कराया जाए, होम क्वारंटीन करके एक उसके लिए निर्देश दिए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा सकती है ताकि वो लोग ठीक हो सके। जनरल साहब, मेरा इसमें एक ये प्रश्न होगा कि जब सरकार को ये पता था कि एक नंबर में राइज आएगा, जैसा कि हम लोग पूरे विश्व में इस पूरे सिस्टम को देखते आए हैं कि कैसे पीक पे जाता है फिर फ्लैटन होता है कर्व, तो इस चीज को जानते हुए भी भारत सरकार, जहाँ पे कि आपको मालूम है कि स्टेट्स के अपने अपने रोल है, दिल्ली सरकार ने अपने अलग एक सिस्टम चला रखा है, और जिस प्रकार से एनसीआर के लोगों को दिल्ली में इलाज ना करने के लिए आ पाए उसके लिए रोक लगाई गई, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार ने क्या इस बात का असेसमेंट नहीं किया कि ये लॉकडाउन आगे जारी रहना चाहिए, या लॉकडाउन का सही समय क्या था, या जिसको फर्दर हमें एक्सटेंड करना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक पहलू पर सरकार डे वन से जानती थी कि इसके रिपरकेशंस आएंगे। तो क्या इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए और देश में यूनिलैटरल प्रोसेस को रखने के लिए कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, इसको स्टेट्स पर
ट्रांसफर कर देना या स्टेट के जुरिडिक्शन में डाल देना या स्टेट को निर्णय कर देना कितना उचित था भारत सरकार के द्वारा ये किया गया कदम? देखिए, इसके बारे में प्रदेशों के साथ बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी की, और हर मुख्यमंत्री के साथ बात की। एक चीज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हुई, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने सिचुएशन को बहुत संभाल कर रखा हुआ है। अब बाकी जनपद जो है उनमें देखिएगा, बहुत संभाल के जिस तरह के निर्देश उन्होंने दिए, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये एनसीआर का जो इलाका है इसमें दिक्कत है, क्योंकि काम करने के लिए लोग वहां दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये विषय जो है वो प्रदेश का विषय है। अब ये, अब अगर आप कुछ करते हैं, सरकार दूसरे पार्टी की है, वो कहेंगे जी आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे, तो एक असमंजस की स्थिति। इसमें पिस तो जनता रही है साहब, इसमें पिस तो जनता रही है जनरल साहब। इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए था कि संपूर्ण अगर स्टेट्स के ऊपर छोड़ते हैं तो एनसीआर हो या गुड़गांव से लोग बहुत भारी संख्या में दिल्ली में काम करने आते हैं जाते हैं, तो हरियाणा का भी इस प्रकार का पहलू आता है, वहां पर भी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए क्या भारत सरकार को एक सामूहिक निर्णय नहीं करना चाहिए था कि जिम्मेदारी भारत सरकार ले और इस चीज के ऊपर फोकस करे कि ये जो इंटर स्टेट जो लोग नौकरी करने आते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी अगर हर स्टेट अपना अलग नियम निकाल देगा। देखिए, ऐसा है कि स्टेट के जो हकूक हैं उनके अंदर जब आप उंगली लगाते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाती है, और फिर छींटाकशी जो है वो सरकार के साथ होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अमित शाह जी ने जितने भी स्टेट हैं जो दिल्ली के साथ लगते हैं उनके लोगों को बुलाया, एक सामूहिक उनके साथ मीटिंग की और उनको बताया कि सब पूरे एनसीआर के अंदर एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। लेकिन अभी तक हम दिल्ली के अंदर कोई सुधार नहीं देख रहे। किंतु दो बैठक गृह मंत्री जी कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री कर चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर सामंजस्य नहीं बन रहा तो उसके लिए ये आम जनता क्यों पिसे? बात आपकी ठीक है, तभी तो जो कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, तो स्वास्थ्य मंत्री के उनकी तबीयत ही खराब हो गई, वो मैक्स में जाते हैं जिसके खिलाफ वो पहले उंगली उठाते हैं। तो ये दिल्ली का एक जो कहिएगा जिस तरीके से एक विषम सा विषय हो गया, सब्जेक्ट देश का है, काम केंद्र सरकार ने करना है, केंद्र सरकार के आप निर्देश नहीं मानने को तैयार है, तो गड़बड़ हो रखी है। और इसीलिए दिल्ली के अंदर देखिए कितने ज्यादा केसेस हो गए। और मुझे लगता है कि कुछ जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी, कुछ आप जैसे लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी कि भाई लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। इस परिस्थिति के अंदर केंद्र के जो निर्देश है उनको प्राथमिकता दी जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जी जनरल साहब, जैसा कि देश में आपने कहा दिल्ली केंद्र बन गया है, दिल्ली केंद्र कोरोना का भी बन चुका है और दिल्ली केंद्र डिप्लोमेसी का भी बन चुका है। जिस प्रकार से जो कन्फ्रंटेशन गलवान वैली में हम सब ने देखी, पूर्व सेना अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक सेना अध्यक्ष के रूप में उसका जवाब देंगे। वर्तमान स्थिति में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फ्रंट से हमें चुनौती आती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से सीज फायर का उल्लंघन पहले भी होता रहा और जिस प्रकार गतिविधियां बढ़ गई हैं, और जैसा कि पूर्व राजनयिक जो पाकिस्तान के उन्होंने अपने बयान भी रिसेंटली दिए हैं कि भारत तैयार रहे दोनों फ्रंटों से युद्ध झेलने के लिए। ये जो चुनौती और जो ये सो कॉल्ड धमकी भरे अंदाज में जो उनके पूर्व राजनयिक कह रहे हैं, और जिस प्रकार चाइना का पूर्व का भी इतिहास रहा है कि उसने पीठ पर खंजर भोंकने का काम पहले किया है, ऐसी दो चुनौतियां जहां पे दोनों फ्रंटों पे ऐसी वोलेटाइल स्थिति बनी है, क्या हमारी सेना, क्या हमारी तैयारियां उसके लिए अनुरूप है? देखिए, सेनाएं हमेशा हर चुनौती के लिए विकल्प तैयार रखती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसका परोक्ष युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है और एक पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं या उनके नेता हैं, उनकी एक खास बात है
उनको जब लगता है कि भारत अगर मुश्किल में है तो और ज्यादा चिल्लाते हैं। जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, ना वो लड़ने की स्थिति में है, ना अपने आप को आर्थिक रूप से संभालने की स्थिति। तो मैं ये जो इसीलिए परोक्ष युद्ध चल रहा है, नहीं तो अब तक तो युद्ध हो जाता। उनकी उनकी क्षमता नहीं है। वो चाहते हैं कि ये परोक्ष युद्ध से इसको कमजोर किया जाए किसी तरीके से। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आतंकवाद का जिस तरह सफाया हो रहा है कश्मीर में, उससे पाकिस्तान को बहुत आघात लग रहा है। यहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के सामने दो चीजें हैं। 1960 के दशक में चीन दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। उसकी जो पोजीशन थी वो उन देशों की थी जो अभी विकासशील देशों के अंदर, डेवलपिंग देश, इकोनॉमी भी ऐसे ही थी। उस समय और इस समय फर्क है। इस समय वो अपने आप को एक जिम्मेवार पावर के रूप में दिखाना चाहता है, और इसलिए आज जब पूरी दुनिया की उंगली उसके ऊपर उठ रही है, तो क्या वो युद्ध के माहौल तैयार करेगा या सिर्फ कुछ समय के लिए अपने लोगों का ध्यान बटाएगा? ये सोचने का विषय है। मैं जैसा देख रहा हूं, आज जो स्थिति है लद्दाख में, उसका एक कारण ये भी है कि उनके जो वेस्टर्न फ्रंट के जो जब उन्होंने अपना थिएटर सिस्टम लाए, पहले 7 इनके होते थे, अब 5 हो गए, तो उसमें जो वेस्टर्न थिएटर है जिसमें सिंकियांग और तिब्बत शामिल है, उसके जो जनरल है तकरीबन उसी इलाके से आते हैं जिसके शी जिनपिंग है। बहुत उनका कैरियर बड़ा अच्छा रहा है। उनका नाम सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के लिए एक बार पहले भी लिया जा चुका है, और वो आशा कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा नाम उसमें आ जाए। सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ ऐसा करके दिखाएं अपने राष्ट्रपति को कि देखिए जी, हमने भारत के नाक पर चोट कर दी। ये सब कोशिशें उसने की, पर उनको ये नहीं पता था कि ये भारत बदल चुका है। ये भारत दबना वाला भारत नहीं है। इसका नेतृत्व 1962 वाला नेतृत्व नहीं है। इसकी सेना 1962 वाली सेना नहीं है। और इसलिए जब गलवान पर PP-14 पर उन्होंने कोशिश की कि हम बोलेंगे कि नहीं, ये इलाका हमारा है, हटो यहां से, तो उनको चुनौती मिली। 3 मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई, 1 लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग हुई, और उसमें फैसला ये लिया गया कि सब लोग वापस जाएंगे और PP-14 पर इतनी नफरी रहेगी, इसके 2 किलोमीटर के बाद आप इतने रख सकते हैं और इसके 6 किलोमीटर के बाद आप इतने रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे लोग शाम को चेक करने गए तो उन्होंने पाया कि जिस तरीके से इनको हटना चाहिए था, उन्होंने अपने लोगों को ज्यादा नजदीक रखा हुआ है। उनको बोला गया, पहले तो आप एक टेंट उन्होंने छोड़ दिया था कि इसको हटाइए, बोले नहीं, ये हमने आपका डीएस्केलेशन चेक करने के लिए रखा था, बोले इसको हटाइए, अब बात खत्म होगी, जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर चलना है। वहां से झगड़ा शुरू, कहा सुनी हुई, टेंट हटाया गया। जब टेंट हटाया गया तो आपस में भिड़ंत हो गई। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से और एग्रीमेंट के हिसाब से गोली नहीं चलती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। मैं इस जगह आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जहां पे सीओ को वीर गति प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति चाइना जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तो क्या उस जगह हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था? आपको लगता है कि हथियारों का इस्तेमाल उचित था इसीलिए कि नहीं? आपको घटनाक्रम सुनाने की कोशिश कर रहा था। जी जी
जब ये कहासुनी होकर झड़प होने लगी, उनके भी सीईओ वहां पे थे, हमारे भी सीईओ वहां पे, और उस समय वो झड़प जो है कहासुनी से आपस में भिड़ंत में बदल गई। जब भिड़ंत में बदल गई, अंधेरा हो रहा है, उनके लोग, उनके रीइंफोर्समेंट आ गई, हमारी रीइंफोर्समेंट आ गई, और उस अंधेरे के अंदर जो है 600 लोग उनके और हमारे मिलाकर एक छोटी सी जगह में एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी हालत में ना तो आप फायर कर सकते हैं जी। और ना ही उस समय आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। और दूसरी चीज, एग्रीमेंट तोड़ने का मतलब है कि जितने भी एग्रीमेंट है फिर आप तोड़ रहे हैं, वो एक दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां पर गोली चलती, लेकिन उस चीज का जो जवाब हमारे लोगों ने दिया वो ऐसा दिया कि अभी दोबारा चीन वहां पर कोई हिमाकत नहीं करेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गोली जी की जरूरत नहीं। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि ये 62 का भारत नहीं है, ना 62 की सन 1962 की सेना है, ना ये 1962 का समय है। किंतु सांसद ओवैसी ये कहते हैं कि भारत के पास 12 से 14 दिन से ज्यादा का आर्म्स एमुनिशन और बैकअप नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके पाकिस्तान और चीन के फ्रंट पे। इस पे आपका क्या कहना ऐसा मुझे पता नहीं कि ओवैसी साहब कौन सी इन्वेंटरी देख कर बोल रहे हैं। ये हमारे लोगों के अंदर एक बड़ी खासियत है, कहाँ की खबर कहाँ से निकालेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद क्या बोलेंगे, किसी को नहीं पता। जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी की उपाधि दी और उन्होंने कहा कि सरकार ने और प्रधानमंत्री जो है वो चाइना की सिचुएशन को लेकर सरेंडर से कर दिए, उन्होंने हथियार से डाल दिए हैं और वो बैकफुट पे आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति जो विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, राहुल गांधी की खासियत है, वो बेतुकी बात करते हैं। वो आपने तब सुना ही होगा, आलू डालो पैसा निकालो। है? एक नहीं, बहुत सी बात है। वो भी आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश पास कराया, ये आके उसको भाव कर करके फाड़ कर कहते हैं खत्म हो गया। वो क्या आदमी कह सकता है? उसके ऊपर ना तो कोई टिप्पणी बनती है। उसने जो लिखा है, मैं तो उसको, उसकी अगर स्पेलिंग पढ़ी जाए तो सुरेंद्र की स्पेलिंग है, सरेंडर की स्पेलिंग है। जी जी। लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार का ही था। वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निरंतर आक्षेप लगा रहे हैं कि सरकार अंधेरे में रख रही है भारत की जनता को और वो क्या कहते हैं, सरेंडर के मूड में है। मेरा जनरल साहब आपसे, मैं एक चीज इसमें बोलना जी चाहूंगा। जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत एक पैदा हो गई। एक पहले जो एक शालीनता थी, एक समझ थी, एक काम करने का तरीका था। जब सेनाएं बॉर्डर पर कुछ करती हैं, उसका हर मिनट का ब्यौरा नहीं दिया जाता, जी ना तो सरकार को दिया जाता, न विपक्ष को दिया जाता। अब आप वहां पे खड़े हो जाए, नहीं जी हमें बताओ अभी क्या हो रहा है, गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक तरह से वानर भाव है। जी। जनरल साहब, देश के रक्षा मंत्री मॉस्को जा रहे हैं और ऐसा सूत्र बताते हैं कि फर्दर फाइटर जेट्स की खरीद होनी है, फर्दर कुछ स्क्वाड्रंस को एक्सपेंड करना है जिसके लिए हथियार भी लेने हैं और कुछ फाइटर जेट्स का भी सौदा होने को है। मेरा ये मानना है कि पूर्व में जो सौदे हुए, जहाँ पे हमें रफेल भी आने हैं, जहाँ पे हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी आना है और अभी वो इन पाइपलाइन है जो हमको अभी नहीं मिला है।
और साथ साथ में जैसा हम जानते हैं कि चीन इन सब चीजों को पहले रशिया से ले चुका है, क्या ऐसी स्थितियों में जहां पर हमारे पास राफेल या S-400 जैसे आधुनिक हथियार नहीं है, तो इन आधुनिक हथियारों की क्या हमें अगर कन्फ्रंटेशन की स्थिति उत्पन्न होती है और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो क्या राफेल या S-400 जो मोदी सरकार ने एक प्रचुर मात्रा में खरीदा, एक सशक्त डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है, तो क्या उसकी कमी और उसकी दिक्कत हमारे सामने नहीं होगी? और दूसरा कि पहले हमें रशिया से उन सब चीजों की या बाकी देशों से उन सब चीजों की आपूर्ति करनी चाहिए, ना कि नए हथियारों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे आपूर्ति तो पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम Su-30 जो है उसको भारत के अंदर HAL के अंदर चल रहा उसका कुछ कुछ पार्ट जो है वो रशिया से आते हैं, लेकिन बाकी चीजें यहीं पे बनती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये किसने खबर डाली कि जी इतने अभी Su-30 लेकर आएंगे, इतने ये लेकर आएंगे। मीटिंग इसलिए नहीं है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर एक मीटिंग है जिसमें वो भाग लेने जा रहे हैं। वहां पे और बातें भी होंगी, बायलैटरल बातें भी होंगी, और बायलैटरल के अंदर हमारे हथियार जल्दी आए उसके ऊपर बात हो। तो इसको हमें ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि जी वो थैला लेके जा रहे हैं, वहां से थैला भरकर आएंगे, ऐसा नहीं है। इन वर्तमान स्थिति में जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता की बात कहते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो इन परिस्थितियों से स्वतः ही गुजर रहा है, लेकिन क्या उनकी मध्यस्थता भारत को स्वीकार होगी आज या वर्तमान भविष्य में, या अमेरिका पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसा कि पूर्व में सोवियत संघ से हम लोग की मित्रता रही और गाढ़े वक्त पर सोवियत संघ ने, जो कि वर्तमान में रूस ने हमारा साथ दिया, क्या हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, हम किसी पर भरोसा नहीं। हर देश अपने इंटरेस्ट को देखता है, जी इसलिए अगर बातचीत होगी उसके अंदर मध्यस्थता किसी की नहीं होगी। बातचीत होगी भारत और चीन के बीच में, जी बातचीत होगी भारत और चीन जिसको नियुक्त करते हैं उसके बीच में, तीसरा देश नहीं आएगा। और वही चीज ज्यादा देर तक चलेगी, मध्यस्थता वाली चीज कभी ज्यादा देर तक नहीं चलती। जी ठीक बात है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे जनरल साहब ये होगा कि आप रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट को लीड करते हैं, आप मिनिस्टर हैं, और जिस प्रकार से बॉर्डर पे, ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी सड़कें बन रही हैं, जो भी हाईवेज क्रिएट हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल मोबिलाइजेशन की बात हम लोग लगातार करते आए हैं, जो पूर्व के सालों में हम लोग पूर्व की सरकारों में बैकफुट पे रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने डेवलपमेंट हाईवेज का बॉर्डर के लिए मूवमेंट के लिए नहीं किया। चूंकि आप सरकार में उस पर्टिकुलर विभाग के मंत्री हैं, मेरा मानना है कि डिपार्टमेंट इन सब बॉर्डर में जो सड़कें बननी है या जो कनेक्शन NHAIs के हमको देने हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं और हमारे क्या टारगेट्स हैं, और हम लोग किस तरीके से आने वाले ये 2024 के पहले देखेंगे कि किस प्रकार रोडों का संजाल संपूर्ण देश में और खास करके बॉर्डर से रिलेटेड एरियाज या जैसे वॉलेटाइल एरियाज में है, उसमें क्या क्या सरकार करें। बॉर्डर के लिए 2010 में 72 प्रोजेक्ट बने, 11 में कोई कार्रवाई नहीं हुई, 12 में कोई कार्रवाई नहीं हुई, 13 में कोई कार्रवाई नहीं हुई, 14 के मध्य तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन हो गए, उसके बाद नई सरकार, आंकलन किया गया और 15 से आप लगा लीजिए काम शुरू हुआ। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, 98% काम पूरा हो, 98% इन 72 प्रोजेक्ट्स का। सिर्फ 27 किलोमीटर 2 रोड के अंदर बचे हुए टोटल मिलाकर, जल्दी का कंप्लीट हो जाएगा। तो मोदी जी के नीचे की ये सरकार जो है, इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हम प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, जो सड़कें बना रहे हैं, उनको कितना जल्दी बनाया जा सके। एक चीज और समझने की ये है, हमारी तरफ हिमालय के अंदर रोड बनाना मुश्किल है, दूसरी तरफ रोड बनाना आसान है क्योंकि वहां पर पठार है। हमारी तरफ
थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होती है, आपने स्लोप ज्यादा काट दिया, पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाता है। तो इसलिए समय ज्यादा लगता है हमारे यहाँ। लेकिन जो चीज 11, 12, 13, 3.5 साल तक ठंडे से ठंडे बस्ते में पड़ी रही, किसी ने उस पर सोच विचार नहीं किया। आज वही लोग हैं जो कहते हैं कि सरेंडर मोदी, वही लोग हैं यूपीए के। उस टाइम ये क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, इनको अपने लिए एक नया शब्द चुनना पड़ेगा। पर आज सीमावर्ती क्षेत्रों पर, सीमा के रोड्स पर, कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया। सन 62 से लेकर अगर हम लोग 2014 तक का सफर देखें, चाइना ने ऐसी कई टेरिटरीज है, राइट फ्रॉम अक्साई चीन से लेके कई सारी ऐसी वैलीज हैं जिनकर ऊपर कब्जा किया, और उस दौरान जो भी परिस्थितियां रही हों, सरकारों ने उन वैलीज को, उन क्षेत्रों को बचाने में असफल रही। पूर्व सेना अध्यक्ष होने के नाते क्या आप हम लोग को, भारत की आवाम को ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस मोदी सरकार में एक भी, कोई भी किसी जगह चाइना का 1 इंच भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हो पाएगा? और सेना और सरकार क्या इस बात की गारंटी और इस बात के लिए भारत की जनता को आश्वस्त कर सकती है कि निश्चिंत रहे भारत को कि पूर्व में सरकार और एक लंबा क्षेत्रफल हमारा कब्जा किया गया है चाइना के द्वारा? तो क्या वर्तमान में भारत की जनता आश्वस्त रहे? देखिए, वर्तमान में आश्वस्त रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जो कुछ भी चीन के साथ हुआ, चाहे डोकलाम का प्लेटो हो, चाहे अब जो कुछ ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, चीन हमारी जमीन नहीं ले सकता। बिल्कुल इसके बारे में साफ वो है, चाहे कुछ भी कोशिश कर ले। तो अगर वो दो हाथ करना चाहता तो उसने देख लिया कि हम बिना बंदूक के क्या कर सकते हैं, तो बंदूक के साथ हम क्या करेंगे उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए जनता आश्वस्त रहे, हर चीज के लिए ठीक तरह से उसको किया जाएगा, और युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होता है, युद्ध हमेशा सबसे आखिरी विकल्प होता है। और युद्ध से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप दुश्मन को परास्त करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हम इसके अंदर अवश्य विजयी होंगे। चंद्र साहब, आपका नेशनल दुनिया से बात करने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए नेशनल दुनिया और हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत